हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो अगेन। और इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे यूनिट लोड मेथड की। यूनिट लोड के जो एग्जांपल्स हम अभी तक देखते आ रहे हैं, तो इस वीडियो में भी कुछ और एग्जांपल देखेंगे। तो अभी आपने देखा कि किसी एंड पे या किसी फ्री एंड पे आपने देखा होगा कि आपको डिफ्लेक्शन निकालना है किसी एक डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में आपको बताया डिफ्लेक्शन निकालना है। अब इस हम प्रॉब्लम में आपसे बात करेंगे कि कोई अगर एक बेंट हो, बेंट मतलब होता है कि एक फ्रेम टाइप का हो, पूरा ना फ्रेम हो ना पूरी बीम हो, किसी दो डायरेक्शन में ही उसका, बस एक डायरेक्शन में वो वर्टिकल हो, एक वर्टिकल डायरेक्शन और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर ऐसा कुछ मेंबर है और फ्री इंड पे उससे पूछा जाए कि फ्री इंड पे उसका हमको डिफ्लेक्शन पता करना हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो हम कैसे उसको पता लगाते हैं, उसकी क्या मेथड, उसके कैसे वर्चुअल वर्क डन मेथड या यूनिट लोड मेथड का यूज करके हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम लिखते हैं। वो बेंट का, अगर एक कोई बेंट है जिसको बेंट बोलते हैं, फ्रेम आधा फ्रेम होता है, वो फ्रेम का आधा पार्ट होता है, उसको बेंट बोलते हैं क्योंकि वो मुड़ा होता है। आधा फ्रेम एक वर्टिकल एक कोई स्ट्रक्चर होता है वो मुड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं बेंट। तो मैंने प्रॉब्लम में लिखता हूँ, क्वेश्चन है डिटरमाइन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्री एंड एट फ्री एंड ऑफ बेंट as shown in figure। use unit load method। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो है आपको बेंट है, एक वर्टिकल एक वर्टिकल, यहाँ सी से बेंट कर दिया गया है ई तक, ठीक है। कोई वर्टिकल एक मेंबर था, उसको हम सी से ई पे बेंड कर दिए, तो ये बेंट है, ठीक है। ये आधा फ्रेम होता है, अगर इसको एक तरफ सपोर्ट और कर देते ये फ्रेम बन जाता, पोर्टल फ्रेम बन जाता। तो अभी फिलहाल इसको बोलते हैं बेंट। तो इसमें आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्री एंड पे, मतलब जो ई पॉइंट पे होगा, जो अगर लोड 10 किलो न्यूटन का लोड और 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है दोनों साइड, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अगर इसमें पॉइंट ई जो हमारा फ्री इंड है, फ्री इंड पे अगर हम पता लगाना डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब लोड 20 किलो न्यूटन का इधर से लगेगा और 10 किलो न्यूटन का हॉरिजॉन्टली लगेगा, तो दोनों लोड की वजह से ये हो सकता है ई थोड़ा सा अपने इस ओरिजिनल पॉइंट से थोड़ा सा इधर चला जाए और नीचे भी हो सकता है इधर भी आ जाए। तो ये देखना है कि इसका जो हो, जो भी मानिए ऐसे हो जाएगा ये, तो इसका ये होगा वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन हो जाएगा। और हो सकता है थोड़ा सा ये अपने एक्सिस से इधर चला गया, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो दोनों डिफ्लेक्शन आपको पता लगाना है।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल सा मेथड है, जल्दी जल्दी इसको बता देंगे आपको। यूनिट लोड मेथड आइडिया है ही। यूनिट लोड मेथड में आपको करना क्या होता है, यूनिट लोड मेथड में आपको सबसे पहले ओरिजिनल लोड की वजह से हर मेंबर का आपको mx निकाल लेना है, x सेक्शन पे मोमेंट निकाल लेना है ओरिजिनल लोड की वजह से, मोमेंट ड्यू टू ओरिजिनल लोड या रियल लोड। उसके बाद क्या करना है, जिस पॉइंट पे आपसे पूछा जा रहा है डिफ्लेक्शन, उस पॉइंट पे आप यूनिट लोड अप्लाई करोगे। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो हॉरिजॉन्टल लोड यहाँ 1 यूनिट का लगाओगे तो वो स्मॉल m हो जाएगा। और जब वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना होगा तो इसी पॉइंट पे वर्टिकली 1 किलो न्यूटन का लोड लगाओगे तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, देखिए अब सीधा सीधा हम टेबल ही बना देते हैं। टेबल बनाते हैं तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले M1 M कैपिटल M, यहाँ मैं लिखता हूँ लेट M मोमेंट ड्यू टू रियल लोड, ठीक है, स्मॉल m1 होगा मोमेंट ड्यू टू यूनिट लोड अप्लाइड ऑन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या वर्टिकल डायरेक्शन का लिखते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में जब करोगे तो वो भी जो मूवमेंट आएगा उसको आप लिखना m1 स्मॉल और m2 होगा मूवमेंट ड्यू टू यूनिट लोड अप्लाइड टूवर्ड्स, लिख दो वन न लिखो टूवर्ड्स, और उसी तरह ये होगा टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि m1 क्या है और m2 क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में लोड लगाते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमने लगाया 1 किलो न्यूटन का लोड। तो अभी मत लगाइए, अभी पहले रियल लोड की वजह से मोमेंट निकल जाए तब देखा जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो हम टेबल बनाते हैं, टेबल बनाते हैं यहाँ पे, तो मैं मिटा देता हूँ, आप समझ गए होंगे। अब टेबल में जो है पहला आपका क्या होता है, पोर्शन। पहला होता है पोर्शन। पोर्शन आपके पास कौन कौन से हैं, पोर्शन आपके पास 2 पोर्शन है, एक CD पोर्शन है और आपका एक CA पोर्शन है, ठीक है। तो 2 पोर्शन को हम अलग अलग बांट लेते हैं। तो मैं अलग अलग पॉइंट पे लिखता हूँ, ज्यादा ठीक रहेगा ED, क्योंकि बीच में लोड लगा है। एक होगा DC, उसके बाद CB, उसके बाद BA। ये आपके पास 4 पोर्शन है कुल मिला के। एक पोर्शन आप ED और DC, CA, CB और BA। और आपके पास जो है ओरिजिन आप देखेंगे, ओरिजिन तो ED का ओरिजिन E से चलेंगे, D के ओरिजिन D से चलेंगे, इसको C से चलना है, यहाँ से B से चलना है, ठीक है। क्योंकि हम फिक्स इंड से कभी नहीं चलते हैं, या ध्यान दीजिए, फिक्स इंड से नहीं चलते हैं, फ्री इंड की तरफ से ही चलते हैं। तो इधर ही से आप चलते रहिएगा, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया। अब उसके बाद लिमिट आप देख लीजिए। लिमिट क्या होगा, जब लिमिट हम देखेंगे तो लिमिट यहाँ ED की लिमिट क्या होगी, 0 से लेकर 1.5, DC की लिमिट 0 से 1.5, CB की लिमिट होगी 0 से 2 और BA की भी लिमिट होगी 0 से 2। जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं, ये 1.5 मीटर है और ये 2 मीटर है, ठीक है। उसके बाद से जो है, उसके बाद हमारा कैपिटल M, जो आप पता है ये पहले लेक्चर में जानते हैं, पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है, कैपिटल M और स्मॉल m1 एंड स्मॉल m2, इतनी चीजें आपको लिखनी है। अब इस कैपिटल M क्या है, मोमेंट ड्यू टू रियल लोड, और स्मॉल m1 है
मोमेंट ड्यू टू यूनिट लोड अप्लाई एट वर्टिकल डायरेक्शन, और m2 है मोमेंट ड्यू टू यूनिट लोड अप्लाई एट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे एक बार एक और फिगर बनाना चाहूंगा। यहाँ पे ये हमने वर्टिकल लोड 1 किलो न्यूटन का लगा दिया, ठीक है। ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है बी, और हमने सारे जो लोड थे रियल लोड उसको हमने रिमूव कर दिया है। तो हमने लगा दिया ये हो गया ए बी सी डी ई, ये तो वर्टिकल लोड लगाया। एक बार हम हॉरिजॉन्टल लोड लगा के भी दिखा देते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लोड जब लगाएंगे आप, तो यहाँ पे 1 किलो न्यूटन का आप हॉरिजॉन्टल लोड लगाएंगे, ई पॉइंट है, यहाँ पे डी पॉइंट है। ये फिगर आप बना लीजिएगा खुद भी। उसके बाद उसी तरह यहाँ पे बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट 2 मीटर और 2 मीटर। ये तो हमारा बन गया हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाई कर दिए। तो इस यहाँ से जो मोमेंट निकल के आएगा वो मोमेंट होगा m2। यहाँ पे किसी x डायरेक्शन में निकालेंगे और इस केस में किसी भी x डायरेक्शन में निकालेंगे। ऐसे ही x बढ़ता जाएगा, कभी x यहाँ पे, फिर x यहाँ पे, इसी तरह x कभी यहाँ से ओरिजिन से, हम अलग अलग ओरिजिन से लेते जाएंगे। उसी तरह यहाँ भी x, यहाँ तो कोई मतलब नहीं है, किसी के डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में इसके अलोंग तो मूवमेंट कांस्टेंट हो जाएगा और इसके अलोंग वेरी करेगा, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही मोमेंट का जो है वेरी करेगा। तो एक बार x यहाँ से लेंगे, x बी पॉइंट से ओरिजिन से, तो ऐसे ऐसे लेंगे। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैपिटल M देखते हैं। तो कैपिटल M जो है आप देख रहे होंगे, DE पे M की वैल्यू क्या होगी। ED पोर्शन पे किसी भी x डायरेक्शन में जो मोमेंट की वैल्यू होगी mx, वो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि कोई लोड ही नहीं लगा है, ठीक है। तो वो उसको हमने लिखा 0, क्योंकि कोई लोड नहीं। अब हम अगर आते हैं DC पोर्शन में, तो यहाँ DC पोर्शन में किसी x पे क्या होगा, 20 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब आपको क्लॉकवाइज लेना है कि एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ये आप जान दीजिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये 20 किलो न्यूटन का लोड है, तो हम अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये क्लॉकवाइज को हम माइनस लेके जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो माइनस को हमने लिखा क्लॉकवाइज को माइनस 20x हो गया। अब उसके बाद से जो है ये जो है यहाँ पे लोड के, अब यहाँ पे मोमेंट कितना आएगा इस 20 किलो न्यूटन की वजह से सी पॉइंट पे, क्योंकि देखो ये जो है मोमेंट, इस ये जो लोड लगा है, लोड का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस लोड का जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये क्या है, इस लोड का लाइन ऑफ एक्शन जो है वर्टिकल है। तो यहाँ से जो है परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर दूरी है सब, ये सब। तो यहाँ पे वो लग रहा था, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन के जो साथ साथ जो डिस्टेंस चलेगा उसकी वजह से ये 20 किलो न्यूटन वेरी नहीं करेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो है 20 किलो न्यूटन यहाँ पे कितना लोड लगेगा, 20 किलो न्यूटन की वजह से यहाँ कितना मोमेंट आएगा पॉइंट सी पे, ये आएगा 20 किलो न्यूटन डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो होगा 30 किलो न्यूटन। तो सी पॉइंट पे होगा 30 किलो न्यूटन, और सी से जब तक ये लोड ना आ जाए 10 किलो न्यूटन का, क्योंकि 10 किलो न्यूटन का लोड बी पे लग रहा है, तो सी टू बी जब तक जाएंगे तब तक सिर्फ कितना लगेगा लोड, 20 इंटू 1.5 का लोड लगेगा, मूवमेंट लगेगा सी टू बी, ठीक है। तो सी टू बी मतलब कितना होगा, 20 इंटू 1.5 मतलब आपका हो गया 30। तो 30 का जो आप देख लीजिए कि 30 आप देखेंगे कि आपका क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो आप जब देखोगे 30 किलो न्यूटन का जो लोड है आपका, ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में कैसे लगेगा, यहाँ पे सी पॉइंट पे अगर इसको लगाना हो, सी पॉइंट पे अगर इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये सी डी पोर्शन अगर है, यहाँ सी है यहाँ डी है, तो अगर यहाँ पे लोड हमने अप्लाई कर दिया, यहाँ लोड अप्लाई किया 20 किलो न्यूटन का, तो यहाँ पे जो है मोमेंट इसकी वजह से जो आएगा वो आएगा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज आएगा कितना, 30 किलो न्यूटन मीटर का क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, ठीक है। तो 30 किलो न्यूटन मीटर का क्लॉकवाइज मूवमेंट आया, तो इसको हमने लिखा, ये सीबी पूरे सीबी पोर्शन में भी 30 किलो न्यूटन का ही
क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, उसकी वजह से उसकी जगह कुछ नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा माइनस का 30। अब जो है आप देखोगे ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारा आया यहाँ पे। अब हम बी से जैसे ही कहीं यहाँ पे बढ़ेंगे, जैसे ही बी तक तो यही आएगा 30 का, इसकी वजह से यही आएगा। अब बी से जैसे इधर बढ़ेंगे तो क्लॉकवाइज मूवमेंट 30 का तो लग ही रहा था, साथ साथ अब इस लोड का भी इफेक्ट होने लगेगा। कौन सा? 10 किलो न्यूटन लोड का भी। तो किसी एक्स डिस्टेंस पे अगर इसके लिए देखें तो वो क्या होगा, 10 गुणे एक्स, और वो भी कैसे बिहेव करेगा इधर, ये भी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज -10, ये भी -10 और -10x, और ये -30 पहले से है, तो टोटल होगा -30 -10x। ये हो जाएगा बीए का टोटल मोमेंट कैपिटल M। तो ये टोटल लोड की वजह से टोटल मोमेंट हमारा पता लग गया, जो भी लोड थे रियल लोड। अब हम इसको भूल जाते हैं, इस फिगर को। अब आते हैं इस फिगर में। इस फिगर में देखोगे 1 किलो न्यूटन की वजह से किसी भी डी पोर्शन के किसी भी एक सेक्शन पे कितना मोमेंट आएगा, वो आएगा 1 इंटू एक्स। 1 इंटू एक्स कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। यहाँ से अगर देख रहे होगे तो क्लॉकवाइज जब मोमेंट है तो क्लॉकवाइज को आप क्या मान रहे हो, माइनस मान रहे हो, तो माइनस मतलब माइनस का एक्स हो गया। ठीक है। अब उसके बाद से अब तो देखोगे आप यहाँ पे -x हो गया। अब यहाँ पे अगर m1 यहाँ पे हो गया, इस ये e टू d, मतलब e टू d। अब अगर d से c पे जाएंगे किसी x तक तो क्या होगा, इसी टोटल कोई लोड तो है ना, 1 किलो न्यूटन ये लोड है। 1 किलो न्यूटन का लोड अगर किसी x सेक्शन पे लगेगा तो कितनी दूरी है उस x सेक्शन का, यहाँ से उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस लाइन ऑफ एक्शन के, इस लोड के लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1.5 और प्लस 1.5 और प्लस x, 1.5 प्लस x, तो होगा माइनस का 1.5 प्लस x। ठीक है, क्योंकि वो भी लगेगा क्लॉकवाइज, तो जितने क्लॉकवाइज है माइनस कंसीडर करते जा रहे हैं। अब इसी की वजह से सीबी पोर्शन पे क्या होगा, तो सीबी पोर्शन पे होगा हमारा 1 इंटू कितना हो जाएगा, ये सी पॉइंट पे कितना होगा, इसकी वजह से जो भी मूवमेंट होगा वो सी पॉइंट पे कितना होगा, ये टोटल है 3, तो 3 बन जा 3, तो 3 किलो न्यूटन मीटर का यहाँ पे मूवमेंट आएगा। और पूरे थ्रू आउट द लेंथ सी टू ए हमारा 3 किलो न्यूटन मीटर का ही लोड पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई और लोड नहीं है जो उसके लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हो, क्योंकि यही 1 किलो न्यूटन का लोड है। 1 किलो न्यूटन का इसका जो लाइन ऑफ एक्शन कैसा जा रहा है, वर्टिकल जा रहा है। तो इस लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर जो भी सेक्शन होंगे, तो इसके परपेंडिकुलर सेक्शन कौन सा है, ई टू सी, इसीलिए परपेंडिकुलर सेक्शन वेरी करेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर सेक्शन में डिस्टेंस वेरी कर रहा है। लेकिन जब आप आएंगे इसके लाइन ऑफ एक्शन से वर्टिकल ही आएंगे, ये जो सी टू ए है ये लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग ही है, तो इसके मतलब जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा लाइन ऑफ एक्शन से वो 0 होगा। इसीलिए जो मोमेंट वेरी नहीं करेगा, मोमेंट कांस्टेंट रहेगा। कितना होगा, 1 इंटू 3, मतलब 3 किलो न्यूटन का लोड दोनों जगह, 3 किलो न्यूटन मीटर का लोड दोनों जगह रहेगा। तो -3 यहाँ भी लिखते हैं, -3 यहाँ भी लिखते हैं। अब आते हैं m2 क्या है, मोमेंट ड्यू टू यूनिट लोड अप्लाई एट टांजेंटल डायरेक्शन। अब आते हैं इस वाले फिगर में। तो इस वाले फिगर में देखोगे किसी भी एक्स पे, क्योंकि ये देखो लाइन ऑफ एक्शन जो है इसका इसी के अलोंग ये पूरा सीडी है, इसके मतलब वेरी नहीं करेगा एक्स के रिस्पेक्ट में डी से लेकर ई से लेकर डी या फिर ई से लेकर सी तक मोमेंट वेरी नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जो भी कांस्टेंट रहेगा, तो जब 1 किलो न्यूटन की वजह से ई टू सी जो मोमेंट होगा वो होगा 0, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस ये कैरी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ हमने लिखा 0 और 0। ठीक है। अब लाइन ऑफ एक्शन जो इसका जा रहा है 1 किलो न्यूटन का, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें मिल रहा है इस सेक्शन में। तो जैसे जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलता जाएगा वैसे वैसे मोमेंट की वैल्यू कुछ बढ़ती जाएगी। तो मानिए अभी इसको छोड़ दें, इसको भूल जाएं, अभी इतने पे चलें। तो किसी भी एक्स सेक्शन पे, सी से किसी भी एक्स सेक्शन पे जैसे ही नीचे आएंगे, मतलब लाइन ऑफ एक्शन से जैसे नीचे थोड़ा जा रहे हैं एक्स डिस्टेंस तक, वैसे मोमेंट क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स। और 1 इंटू एक्स क्या होगा, ये 1 इंटू एक्स जो होगा ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही इधर आएगा, तो मतलब माइनस का एक्स हो जाएगा। उसी तरह बी टू ए आएंगे
तो जो भी मूवमेंट आएगा वो कितना आएगा, ये 1 इंटू यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो कितना होगा 2 प्लस एक्स। तो पहले केस में सीबी पोर्शन के लिए मैं लिखता हूं माइनस 1 इंटू एक्स मतलब एक्स, और दूसरे केस में लिखना पड़ेगा माइनस एक्स प्लस 2 या 2 प्लस एक्स। ये तो हमारा हो गया टोटल टेबल। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा सीधा इसकी जरूरत अब खत्म हो गई हमारे पास, अब इसकी कोई जरूरत है नहीं। अब ये टेबल से ही हमारा टोटल काम हो जाएगा। अब हम टेबल पे दोबारा आते हैं लौट के। अब हम आते हैं सीधा वर्टिकल डिफ्लेक्शन पे, तो मैं यहां लिखूंगा डिफ्लेक्शन एट ई पॉइंट पे ही डिफ्लेक्शन निकालना था, फ्री इंडी था, और हमें निकालना है वर्टिकल। तो इसका जो फार्मूला होगा ये होगा कैपिटल एम स्मॉल m1 अपॉन ई आई इंटू डी एक्स। ये फार्मूला वर्टिकल के लिए होगा m1, क्योंकि हमने वर्टिकल लोड अप्लाई जो यूनिट लोड किया था वो m1 था उसका मोमेंट, तो हम m1 ले चलेंगे। और जब हमारा डिफ्लेक्शन होगा ई पर, और यहाँ लिखेंगे h मतलब हॉरिजेंटल डिप, ठीक है, तो ये होगा m2 अपॉन ई आई इंटू डी एक्स। ठीक, तो सबसे पहले हम एक एक करके चलते हैं। आपको इसके बाद तो आपको हम आई थिंक लगता है सब समझ में आ गया होगा कि अब कैसे करेंगे, बस आपको पुट करना है अलग अलग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन के। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां से हम लेके चलते हैं पूरे ई पोर्शन से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/i 0 to 1/5 ये वाला 1.5, उसके बाद इसका कैपिटल एम है 0 और इसका स्मॉल एम, तो टोटल हो जाएगा 0। तो मैं क्या करता हूं, मैं जो है ईडी पोर्शन को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 0 प्लस। अब आते हैं इस डीसी पोर्शन में, तो डीसी पोर्शन में हम लिखेंगे 1/i कॉमन ले ले बाहर पहले से, 0 to 1.5 कैपिटल एम माइनस 20x, स्मॉल एम है स्मॉल m1 है 1.5 प्लस एक्स माइनस का, तो माइनस माइनस में खत्म करके सीधा लिखता हूँ 20x, तो मैं लिखता हूँ 20x ब्रैकेट में 1.5 प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन ई आई हो ही गया है, तो dx कर दे सीधा। ये हो गया डीसी पोर्शन। अब सीबी पोर्शन में आते हैं, सीबी पोर्शन का कैपिटल एम और स्मॉल m1, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो -30 और -3 मतलब प्लस 90। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ 1/i 0 to कितना 0 to 2 2 तक, और ये 90 का dx प्लस। अब इसके लिए देख लेते हैं बीए पोर्शन में, बीए पोर्शन में 1/ei कहां से 0 से लेकर 2 तक किसका करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा m1 में, इसमें स्मॉल m1 में, तो माइनस अगर मैं कॉमन यहाँ माइनस ले लेता तो क्या होता, यहाँ मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये प्लस हो जाता, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके बन जाएगा प्लस, और 3 का मल्टीप्लाई हम सीधा यही अंदर कर देते हैं, तो होगा 33 जा 90 प्लस 30x, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 90 प्लस 30x और इंटू dx। ये हो गया हमारा, ये चारों चीजें हो गई। पहले मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आपको विजिबल ना हो नेट की वजह से तो आप देख लीजिएगा। ईडी पोर्शन का जो भी हो गया डिफ्लेक्शन हो गया 0, क्योंकि ईडी पोर्शन में कैपिटल एम की वैल्यू 0 थी, तो पूरा का पूरा इक्वेशन वहां पे बन जाएगा 0। ये हो गया। उसके बाद डीसी पोर्शन में जो 0 to 1.5 तक हमने इंटीग्रेट किया, 1/i बाहर ले लिया हमने कॉमन, जो 1/ei लेना था बाहर ले लिया, कैपिटल एम की वैल्यू हमने लिखा 20x माइनस का था, और इसमें स्मॉल m1 की वैल्यू माइनस में थी, तो हमने दोनों को हटा दिया, तो लिखा 20x ब्रैकेट में स्मॉल m1 की वैल्यू जो है 1.5 प्लस x, और इसका dx कर दिया। फिर उसके बाद हम आते हैं पोर्शन सीबी में, सीबी पोर्शन 1/i बाहर रख लिए, कैपिटल M और स्मॉल m1 का मल्टीप्लाई किए तो आया 90, तो मैंने लिखा 90 dx प्लस। अब आते हैं बीए पोर्शन में, बीए पोर्शन का कैपिटल M है ये, स्मॉल m है ये, इसका मल्टीप्लाई किया हमने लिख दिया ये। अब मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं,
तो इंटीग्रेशन के बाद फिर जो डायरेक्ट आंसर हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है ये आपका आंसर आ रहा है डायरेक्ट, ठीक है, ये होगा डाउनवर्ड। ये आपका आंसर आ रहा है 476.25 वन EI, और ये है डाउनवर्ड जो भी माना जाता है नीचे की तरफ, यही डिफ्लेक्शन होगा। इसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन हमें पता लग गया। अब हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, मैं यहां मिटा के बताना चाहूंगा। हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन के लिए आप लिखोगे, मैं फार्मूला अभी एक बार लिखा ही था, फिर से मैं लिख देता हूं। हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन के लिए आप लिखोगे डिफ्लेक्शन एट ई हॉरिजेंटल, ये क्या होगा m2 अपान EI इंटू dx। ये क्या हो जाएगा, यहां से हम नीचे से लिखना स्टार्ट करें। पहले इसके लिए देखेंगे तो यहां देखेंगे m2, तो ये तो जीरो हो गया। ईडी में जो हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन हो गया जीरो, क्योंकि कैपिटल M और स्मॉल m2 की वैल्यू जीरो है, तो टोटल जीरो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जीरो, इसके लिए ईडी के लिए मैंने जीरो लिखा। और डीसी के लिए जब देखोगे तो यहाँ भी m2 की वैल्यू जीरो है, तो जब किसी एक की वैल्यू जीरो है, क्योंकि m2 आपस में प्रोडक्ट है, तो जीरो अगर कोई एक उसमें हुआ तो सब जीरो हो जाएगा, तो ये भी मैंने लिखा जीरो, तो ये जीरो हो गया। अब इसका m2 ढूंढते हैं, कैपिटल M स्मॉल m2, तो ये आएगा जीरो नहीं होगा, ये कितना होगा -30 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई होगा तो 30x हो जाएगा। तो मैंने लिखा हाँ 1/EI, और जीरो से लेकर कहां तक ये जा रहा है, जीरो से लेकर 2 तक जा रहा है, और ये होगा 30x dx प्लस 1/EI 0 to 2। इसके लिए BA के लिए मैं बता रहा हूँ, ये क्या होगा, कैपिटल M की वैल्यू है ये, और ये स्मॉल m2 की वैल्यू है, तो माइनस माइनस उन्होंने खत्म कर दिया मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा 30 प्लस 10x 2 प्लस x, 30 प्लस 10x, और एक ब्रैकेट में होगा 2 प्लस x इंटू dx। ये टोटल हमारा आ जाएगा। यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा डिफ्लेक्शन एट P and E टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा जो डिफ्लेक्शन अल्टीमेटली आ रहा है वो आ रहा है 306.306.67 EI, और ये भी आपका आ रहा है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा कोई भी फ्री एंड पे हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना होगा, तो हमने क्या करना है, सिंपली हमें करना है, अगर हमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन पता करना है तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में 1 किलो न्यूटन का लोड सिर्फ लगाएंगे, और उसके वजह से स्मॉल m2 निकल के आएगा, उसकी वजह जो मोमेंट निकलेगा उसको स्मॉल m1 बोलेंगे, सॉरी, जो भी मोमेंट आएगा वर्टिकल लोड लगाने से उसको हम बोलेंगे स्मॉल m1, और मल्टीप्लाई कर देंगे कैपिटल M में, तो वो जो वैल्यू आएगी हमारी, वो वैल्यू ये वाली आएगी, इस कैपिटल M m1 EI इंटू dx। ये होगा वर्टिकल डिफ्लेक्शन। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन निकालना होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप लगा देंगे 1 किलो न्यूटन का लोड, और उसकी वजह से जो मोमेंट निकल के आएगा पूरे सेक्शन में वो होगा स्मॉल m2। तब नया फार्मूला हमारे पास बनेगा कैपिटल M स्मॉल m2 अपान EI इंटू dx, ठीक है। ये जो है इन दोनों से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल निकाल लेंगे। रोटेशन के लिए मैं पहले वाले लेक्चर्स में भी बता दिया हूँ कि अगर रोटेशन पता करना हो कितना हुआ है तो उसके लिए 1 यूनिट रोटेशन अप्लाई कर देते हैं, और उसकी वजह से जो मोमेंट आता है अलग अलग सेक्शन में तो उसको हम निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो निकल के आ जाता है। तो ये सारी चीजों को बता दिया हूँ। अब एक क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, फ्रेम का एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि अगर किसी फ्रेम पे लोड पड़ता है तो फ्रेम के किसी एंड पे ए या बी या किसी रोलर एंड पे क्या डिफ्लेक्शन आएगा, क्या डिस्प्लेसमेंट आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा कि वर्टिकल आएगा, ये अगले वीडियो में विद द हेल्प ऑफ यूनिट लोड मेथड देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्यों बंद नहीं की?